ब्लैक होल नाम सुनते ही पता नहीं कितनी ताकत और रहस्य की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ये अंतरिक्षीय चीजें ऐसी जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सालों तक इन्हें अंतरिक्ष के ऐसे वैक्यूम क्लीनर माना जाता था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन अमर दिखने वाले ब्लैक होल का भी एक अंत होता है, यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमने ब्लैक होल के बारे में जो भी समझा है वो हमेशा के लिए नहीं रहते। आखिरकार ये खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अरबों सालों तक विकीर्ण करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है और ये हमें अपने ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की एक झलक देता है और इन रहस्यमय चीजों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ब्लैक होल कैसे मरते हैं, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये पैदा कैसे होते हैं। तारे, जो ब्रह्मांड के चमकते हुए भट्ठे हैं, बहुत तेज लेकिन सीमित जीवन जीते हैं। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को संभाल नहीं पाता। इसका केंद्र अपने आप में सिकुड़ जाता है, जिससे पदार्थ अकल्पनीय घनत्व तक संकुचित हो जाता है। इससे ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसा बिंदु बनता है जहां घनत्व अनंत और आयतन शून्य होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है, जहां से वापसी संभव नहीं है। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है वो हमेशा के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंस जाती है और उसका अंत निश्चित है। ब्लैक होल एक बार बनने के बाद ब्रह्मांडीय ग्रहण बन जाते हैं जो अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचते हैं और लगातार बड़े होते जाते हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, वे हल्की विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। यह विकिरण घटना क्षितिज के पास कण प्रतिकण युग्मों के निर्माण और विनाश से उत्पन्न होता है। कभी-कभी एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है जबकि दूसरा बच जाता है। हॉकिंग विकिरण धीरे धीरे ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा को कम करता है। भाग 4, लंबी विदाई, ब्लैक होल का वाष्पीकरण। हॉकिंग विकिरण की दर ब्लैक होल के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि छोटे ब्लैक होल अपने बड़े समकक्षों की तुलना में बहुत तेजी से वाष्पित होते हैं। वास्तव में सूक्ष्म ब्लैक होल यदि वे मौजूद हैं तो लगभग तुरंत वाष्पित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक विस्फोट जारी होगा। हालांकि आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया में एक ऐसी समय अवधि लगती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं अधिक समय के पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे एक ब्लैक होल सिकुड़ता है, हॉकिंग विकिरण की दर बढ़ती जाती है, जिससे एक अनियंत्रित प्रभाव पड़ता है। एक ब्लैक होल के जीवन का अंतिम चरण ऊर्जा रिलीज का एक शानदार प्रदर्शन होगा, जिसका समापन विकिरण के अंतिम विस्फोट में होगा। हालांकि इस तरह की घटना को देखना मानव अवलोकन के दायरे से परे है, जो ब्रह्मांड के सुदूर भविष्य के लिए निर्धारित है। भाग 5, शून्य में प्रतिध्वनि, ब्रह्मांड का भाग्य। ब्लैक होल के अंतिम वाष्पीकरण का हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तार और ठंडा होता रहता है तो ब्लैक होल का वाष्पीकरण उसके निधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड की आयु बढ़ती है और ठंडा होता जाता है, तारों का बनना बंद हो जाएगा, आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी और यहाँ तक कि ब्लैक होल भी अंततः फीके पड़ जाएंगे, जिससे एक विशाल, ठंडा और खाली विस्तार पीछे रह जाएगा। ये ब्रह्मांड की ऊष्मा मृत्यु की अवधारणा है।